ये मानना कि तुम जानते हो कि इस दुनिया में क्या रियल है और क्या नहीं सिर्फ एक भ्रम है। जब तुम सिविलाइजेशन की रोशनी से दूर इस घने जंगल में कदम रखते हो तो तुम एक ऐसी बाउंड्री पार करते हो जहां तुम्हारी साइंस और तुम्हारी समझ काम करना छोड़ देती है। तुम्हारी हर इंस्टिंक्ट तुम्हें यही बताएगी, मुड़ जाओ, भाग जाओ। तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, पर वहाँ कोई है। ये है स्ट्रेंज लॉर, और आज हमारे पास लोगों के साथ जंगल में घटी 2 सच्ची घटनाएं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द स्टूडेंट हु ड्रू थिंग्स बिफोर दे हैपन, फ्रॉम मिस के। देखो, मैं तुम्हें पहले ही ये साफ कर दूं कि मैंने सैकड़ों बच्चों को पढ़ाया है। मेरे पास ऐसे बच्चे आए हैं जिनमें बिहेवियर इश्यूज थे, किसी को इमोशनल डिस्टर्बेंस थी, किसी को सीखने में दिक्कत यानी लर्निंग डिसेबिलिटी थी। मेरे पास स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले बच्चे भी थे और ट्रॉमा बैकग्राउंड वाले भी। मतलब जो आप सोच सकते हो, हर तरह के। मुझे बच्चों द्वारा काटा गया, लातें मारी गई, मुझ पर चिल्लाया गया और यहाँ तक कि कैंची से डराने की धमकी भी दी गई। पर इन सब चीज़ों ने मुझे माइकल के लिए तैयार नहीं किया था। ये उसका असली नाम नहीं है और कुछ लीगल रीज़न की वजह से मुझे यहाँ कुछ नाम बदलने पड़े हैं और कुछ बातों को थोड़ा अनक्लियर रखना पड़ा है। मैं पिछले लगभग 11 साल से तीसरी क्लास के बच्चों को पढ़ा रही हूँ और ये कहानी है उन सबसे डिस्टर्बिंग घटना की जो मेरे साथ हुई। एक पतझड़ के मौसम में माइकल ने हमारे स्कूल में ट्रांसफ़र लिया। ये वैसे भी स्कूल शुरू करने का मुश्किल समय होता है क्योंकि बच्चे पहले से ही अपने दोस्तों के ग्रुप बना चुके होते हैं और करिकुलम में काफ़ी आगे बढ़ चुके होते हैं। इसी के साथ ही स्कूल के रूटीन भी सेट हो चुके होते हैं। लेकिन माइकल को तो दोस्त बनाने में कोई दिलचस्पी थी ही नहीं। उसके पिछले स्कूल्स के रिकॉर्ड हैरानी की बात थी क्योंकि इनमें बहुत कम जानकारी थी। बस कुछ नोटिस थे कि वह शांत है और आर्ट में गिफ्टेड है। उसकी पढ़ाई लिखाई ठीक थी, कोई ऐसी बात नहीं थी जिसे कुछ अजीब सा दिखे। वो 8 साल के बच्चे के हिसाब से छोटा था, काफ़ी दुबला पतला भी। उसके बाल सफ़ेद सुनहरे थे जो हमेशा एकदम सही कंघी किए होते थे। उसकी माँ उसे बड़े फॉर्मल क्लॉथ्स पहनाती थी, बटन वाली शर्ट्स, ड्रेस्ड पैंट्स और चमड़े के जूते, जबकि बाकी बच्चे जीन्स और स्नीकर्स पहनते थे। इसीलिए वो तुरंत बाकियों से अलग दिखता था। लेकिन उससे अजीब उसकी ड्रेस नहीं बताती थी। पहले पहले तो उसका घूरना था। माइकल किसी एक बच्चे को चुनता और बस उसे देखता रहता। ये बच्चों के आम देखने के तरीके या यूं ही किसी को देखने रहने जैसे नहीं था। वो अपना पूरा शरीर उस बच्चे की तरफ मोड़ लेता और बिना पलक झपकाए बहुत लंबे समय तक घूरता रहता, जो अजीब होता था। जब मैं उसे टोकती, जैसे माइकल अपनी कॉपी पे ध्यान दो प्लीज, तो वो तुरंत मान जाता, बल्कि इतना जल्दी कि जैसे उसका कोई स्विच दबा दिया हो। पहली घटना उसके आने के करीब 2 हफ्ते बाद हुई, जब बच्चे फ्री टाइम ड्राइंग कर रहे थे, जबकि मैं एक छोटे रीडिंग ग्रुप के साथ काम कर रही थी। मैंने देखा कि माइकल बड़े ध्यान से ड्राइंग बना रहा था। पेपर पर ऐसे झुका हुआ था कि कोई उसे देख ना पाए। ये अजीब नहीं था। बच्चे अपनी आर्ट को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव या इनसिक्योर होते हैं। लेकिन तभी उसके बगल में बैठी सोफिया अचानक हांफते हुए बोली, मिस के, देखिए माइकल ने क्या बनाया। मैं पास गई। माइकल ने तस्वीर छिपाने की कोशिश नहीं की। वो पीछे होकर बैठ गया और एक खाली से एक्सप्रेशन के साथ मेरी तरफ देखने लगा। वाह, ड्राइंग खैर टेक्निकली 3rd ग्रेड के बच्चे के लिए बहुत अच्छी थी, ज़रूरत से ज़्यादा अच्छी। उसमें एक चिड़िया बनी थी जिसे कलर्ड पेंसिल से बहुत बारीकी से बनाया गया था। चिड़िया पीठ के बल थी, पंख फैले हुए थे, साफ दिख रहा था कि वो मर चुकी थी। उसकी आंखों की जगह पर छोटे छोटे क्रॉस भी बने हुए थे जो शायद उसने किसी कार्टून में देखे होंगे, सिवाय इसके कि बाकी की ड्राइंग जरा भी कार्टूनिश नहीं थी। ये अजीब तरह से काफ़ी रियलिस्टिक थी। उसके आसपास चींटियां बनी थी और उसने मक्खियां भी बनाई थी जिनके चारों ओर हल्की सी स्पीड की लाइंस भी थी। वाह, ये बहुत डिटेल्ड है माइकल। मैंने अपनी आवाज़ को सामान्य रखने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन फ्री टाइम में कुछ खुशी वाला बनाया करो, ठीक है? जैसे इस वीकेंड तुम क्या करना चाहते हो उसकी तस्वीर। उसने सिर हिलाया और बिना कोई बहस किए एक नई ड्राइंग बनानी शुरू कर दी।
पर सोफिया उसके डेस्क पर रखी उस मरी हुई चिड़िया वाली तस्वीर को घूरती रही थी। करीब 10 मिनट बाद हमें क्लास की खिड़की से थप की आवाज सुनाई दी। एक स्पैरो उससे आकर टकरा गई थी। ऐसा कभी कभार हो जाता था। एक बार जेनिटर ने मुझे समझाया था कि जब रोशनी कांच पर खास तरह से पड़ती है तो पक्षी शीशे को देख नहीं पाते। बच्चे उसे देखने के लिए खिड़की की तरफ भागे और वो नीचे जमीन पर थे, पीठ के बल पंख फैले हुए थे। माइकल हालांकि इसे देखने नहीं गया, वो अपनी नई तस्वीर बनाता रहा। एक पेड़ वाला घर, एकदम परफेक्टली नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। स्कूल खत्म होने के बाद मैं बाहर गई कि देखूं शायद वो पक्षी बस चकराया हुआ हो, पर वो मर चुका था। और हाँ, चींटियां भी पहले से ही उसकी जांच कर रही थी। लेकिन चींटियां तो बाहर हर जगह होती हैं। ये पतझड़ का मौसम था, शायद वे सर्दियों के लिए तैयारी कर रही होंगी। बस एक कोइंसिडेंस था, इसे संयोग ही होना चाहिए था। दूसरी घटना नवंबर में थैंक्स गिविंग की छुट्टियों से ठीक पहले हुई। माइकल ने दूसरे बच्चों को ड्राइंग देने की आदत शुरू कर दी थी। ये कोई गिफ्ट या फ्रेंडशिप की ऑफरिंग नहीं होती थी। वो किसी की डेस्क के पास जाता, एक ड्राइंग वहां रखता और बिना कुछ कहे चला जाता। दूसरे बच्चों को ये काफी अजीब लगता था और मैं भी इससे सहमत थी। पर किसी को तस्वीर देने में तब तक कोई गलती नहीं थी जब तक ये ब्रॉडी को नहीं मिली। ब्रॉडी मेरे सबसे शोर मचाने वाले स्टूडेंट्स में से एक था। हमेशा हिलता डुलता रहता और हमेशा बात करता रहता। वो एक अच्छा बच्चा था, बस उसे आवाज धीमी रखने और अपने हाथों को काबू में रखने की याद दिलाने की जरूरत पड़ती थी। माइकल ने ब्रॉडी को एक लड़के की ड्राइंग दी जो एक बिस्तर पर लेटा था और उसके पैर पर प्लास्टर लगा हुआ था। लड़के के बाल भूरे थे जैसे कि ब्रॉडी के थे और उसने लाल शर्ट पहनी थी जो ब्रॉडी अक्सर पहनता था। बिस्तर के ऊपर माइकल ने एक कैलेंडर बनाया था जिस पर एक तारीख कूल की हुई थी जो थी नवंबर 28। ब्रॉडी इस पर हंसा। हे वियर्डो, तुम मुझे एक टूटी हुई टांग के साथ क्यों बना रहे हो? माइकल बिना एक शब्द कहे अपनी सीट पर लौट गया। मैंने वो ड्राइंग ले ली और माइकल से कहा कि हम क्लासमेट की चोट लगने की तस्वीरें नहीं बनाते हैं। उसने सिर हिलाया और अपनी उस फ्लैट आवाज में बस इतना ही कहा, ओके मिस। थैंक्स गिविंग के बाद ब्रॉडी 27 तारीख को स्कूल वापस आया। अपनी चचेरी बहन के घर की ट्रिप के बारे में बताते हुए उछल रहा था कि उसने 3 पाइस के टुकड़े खाए और कैसे उसके अंकल ने उसे ATV चलाने दी। अगली सुबह ब्रॉडी की माँ का फोन आया। ब्रॉडी उस सुबह स्कूल जल्दी पहुंचने की हड़बड़ी में था। वो अपनी साइकिल से गिर गया था। उसकी पैर की हड्डी टूट गई थी। वो कम से कम 1 हफ्ते के लिए स्कूल नहीं आ पाएगा। वो ड्राइंग आज भी मेरे डेस्क में है। मुझे शायद उसे फेंक देना चाहिए था, लेकिन मैंने उसे अपनी डेस्क ड्रॉअर में रखा। मैंने खुद से कहा था कि मैं कंसर्निंग बिहेवियर को डॉक्यूमेंट करूंगी, पर सच कहूं तो मुझे लगता है मैंने इसे इसीलिए रखा था क्योंकि मुझे प्रूफ चाहिए था कि ये हुआ था, कि मैंने तस्वीर पर तारीख, कास्ट या बाकी की डिटेल्स को गलत नहीं समझा था। इसके बाद बाकी बच्चे माइकल को पूरी तरह से अवॉइड करने लगे। 3rd ग्रेड के बच्चे समझदार नहीं होते। जब भी वो पास आता वे जानबूझकर दूर हट जाते। प्रोजेक्ट के लिए उसके साथ पार्टनर बनने से मना कर देते। मुझे लगातार सिचुएशन को संभालना पड़ता। मैं उन्हें डराने के लिए उसे सजा नहीं दे सकती थी, क्योंकि ईमानदारी से कहूँ तो मैं भी थोड़ी डरी हुई थी। क्या मैं सच में उनसे कह सकती थी कि आपको उस लड़के के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए जो आपके चोट लगने से पहले ही उसकी ड्राइंग बना देता हो? मैंने अपने कंसर्न्स प्रिंसिपल को बताए। उन्होंने वो ड्राइंग्स दिखाई जो मैंने रखी थी। उन्होंने कहा कि ये महज कोइंसिडेंस था और बच्चों की कल्पना पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। उन्होंने सुझाव दिया कि मैं माइकल को सोशल स्किल सपोर्ट के लिए स्कूल काउंसलर के पास भेजूं, और मैंने ऐसा ही किया। उस काउंसलर ने कहा कि माइकल पोलाइट है, सवालों के सही जवाब देता है, अब्यूज या निग्लेक्शन के कोई साइंस नहीं दिखते। अगर कुछ है तो वो बस थोड़ा सनकी और होशियार है। जनवरी में माइकल ने क्लास के दौरान ड्राइंग्स बनाना शुरू कर दिया था, ना कि यूं ही डूडलिंग करना जैसे बच्चे बोर होने पर करते थे। ये तो इंटेंस फोकस्ड ड्राइंग सेशंस होते थे जबकि मैं पढ़ाने की कोशिश कर रही होती थी। मैं उससे पेपर छीन लेती, वो दूसरा पेपर निकाल लेता।
मैं उसके डेस्क के सारे पेपर हटा देती तो वो ऐसे देखता जैसे अपनी उंगलियों से डेस्क पर ही ड्राइंग बना रहा हो। ऐसी रेखाएं खींच रहा होता जो केवल वही देख सकता था। गाइडेंस काउंसलर ने सुझाव दिया कि उसे उसकी ड्राइंग के लिए एक खास नोटबुक दे दी जाए और उसे इसे कोपिंग मैकेनिज्म के तौर पर इस्तेमाल करने दिया जाए, बेशर्ते वो अभी भी सुन रहा हो। तो मैंने ऐसा ही किया, जो कि एक बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि इसके बाद ड्राइंग्स बदतर होती जा रही थी। जरूरी नहीं कि ये वायलेंस हो, लेकिन गलत ज़्यादा थी। उसने हमारी क्लासरूम बनाई पर खाली, सारी डेस्क उल्टी पड़ी थी। उसने प्लेग्राउंड बनाई जिसमें कोई बच्चा नहीं था, बस खाली झूले अपने आप हिल रहे थे। उसने स्पीड को छोटी छोटी रेखाओं से दिखाया था जिससे वो अजीब तरीके से झूलते हुए लग रहे थे। उसने चेहरे बनाए पर उनकी विशेषताएं छोड़ दी। आंखें या मुंह की जगह बस खाली चमड़ी थी। फिर फरवरी में उसने एक ऐसी तस्वीर बनाई जिसने मुझे तुरंत उसकी माँ को बुलाने पर मजबूर कर दिया। ये एक कार में बैठी एक महिला की तस्वीर थी, लेकिन कार उल्टी पड़ी थी। महिला के बाल लंबे और गहरे रंग के थे, जैसे हमारी प्रिंसिपल मिस पैटरसन के थे। वो अभी भी कार में थी, अपनी सीट बेल्ट से लटकी हुई थी और माइकल ने लाल क्रेयॉन का दिल खोलकर इस्तेमाल किया था। उसकी माँ एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग के लिए आई। वो एक दुबली पतली और घबराई हुई महिला थी जो मुश्किल से आंख मिलाती थी। जब मैंने उन्हें वो ड्राइंग्स दिखाई तो उनका चेहरा पीला पड़ गया। वो हमेशा से ही आर्टिस्टिक रहा है, उन्होंने दबी आवाज में कहा। उसके पापा भी ऐसे ही थे, इससे पहले कि वो हमें छोड़कर चले गए। माइकल चीजों को बस अलग तरह से देखता है। ये हमारी प्रिंसिपल की कार एक्सीडेंट की ड्राइंग है। मैंने अपनी आवाज़ को प्रोफेशनल रखने की कोशिश करते हुए कहा। मुझे उन हिंसक तस्वीरों की चिंता है जिन्हें वो अक्सर बनाता है। उसका कोई मतलब नहीं होता, उन्होंने कहा, लेकिन वो अपने हाथों को अपनी गोद में मोड़ती और खोलती रही थी। वे बस वही बनाता है जो इसके दिमाग में आता है। उसके थेरेपिस्ट कहते हैं कि ये इसके एक्सप्रेशन करने का तरीका है। वो थेरेपी ले रहा था, ठीक है, कम से कम ये एक अच्छी बात थी। लेकिन जब मैंने पूछा कि क्या वो अपने थेरेपिस्ट की कोई स्ट्रेटजीज बता सकती है जो क्लासरूम में मदद कर सके, तो उन्होंने अपना सिर हिलाया और प्राइवेसी के बारे में कुछ हल्की आवाज में कहा। इसके 2 दिन बाद मिस पैटरसन का कार एक्सीडेंट हो गया। स्कूल जाते समय सड़क पर ब्लैक आइस जमी हुई थी। उनकी कार फिसलकर सड़क से उतर गई और पलट गई। शुक्र है वो ठीक थी। उन्हें चोट तो लगी थी और वो इससे बुरी तरह हिल गई थी, पर ठीक थी। इसके बाद वो 1 हफ्ते के लिए छुट्टी पर थी। जब वो वापस आई तो मैंने उन्हें माइकल की ड्राइंग दिखाई। उन्होंने उसे देर तक घूरा। ये कब बनाया उसने? आपके इंसिडेंट से 2 दिन पहले। उन्होंने वो ड्राइंग रख ली। मैं मजाक नहीं कर रही। अगले ही दिन हमारे पास अनिश्चित काल के लिए एक सब्स्टिट्यूट प्रिंसिपल आ गए थे, क्योंकि मिस पैटरसन ने पर्सनल छुट्टी ले ली थी। इसके बाद वो कभी आई ही नहीं। माइकल को ये बात किसी के बताने से पहले से पता थी कि वो जा चुकी है। मैंने उसे उस सुबह उनके ऑफिस डोर पर खड़े पाया, अंधेरी खिड़की को घूरते हुए। वो वापस नहीं आएंगे, उसने कहा। ये कोई सवाल नहीं, ये बयान था। अब हमारे पास मिस्टर रोमेनो है, वो सब्स्टिट्यूट प्रिंसिपल हैं, मैंने कहा। उन्हें ड्राइंग देखी है और उन्हें वो पसंद नहीं आई। पर वो सच थी। ये सबसे ज़्यादा बात थी जो उसने मुझसे एक बार में की थी। मुझे सच में नहीं पता था कि इसके बाद मैं क्या कहूँ। मार्च में सबसे बड़ी घटना हुई। माइकल उस सुबह से ड्राइंग बना रहा था, अपनी नोटबुक के पन्ने भर रहा था। वो अब ध्यान देने का ढोंग भी नहीं कर रहा था। करीब 11 बजे लंच से ठीक पहले वो खड़ा हुआ और मेरे डेस्क के पास आया। उसने एक ड्राइंग मेरे सामने रख दी। उसमें मैं क्लासरूम में थी। जाहिर है स्कूल के समय के बाद का समय था। घड़ी में 5:15 बज रहे थे। मैं अपने डेस्क पर कॉपीज चेक कर रही थी जो मैं अक्सर स्कूल के बाद करती थी। लेकिन ड्राइंग में मैं अकेली नहीं थी। मेरे पीछे वो भी बड़ी बारीकी से बनाई गई एक फिगर खड़ी थी। वो अनयूजुअली काफी लंबी थी। उसका सिर लगभग छत को छू रहा था। उसके लंबे हाथ थे जो जरूरत से ज्यादा उंगलियों से भरे थे, और उसका चेहरा एकदम खाली नहीं था, पर कम से कम परेशान करने वाला तो था ही।
चेहरे के फीचर्स इस तरह से अरेंज थे कि वो एक चेहरे का इल्यूजन दे रहे थे, पर असल में चेहरा नहीं थे। अगर आपको इसका कोई मतलब समझ आए तो जिस चीज़ ने मेरा खून जमा दिया वो ये था कि ये कोई क्रीचर नहीं था। ये था कि माइकल ने मुझे उसे देखने के लिए घूमते हुए बनाया था। ड्राइंग में मेरे चेहरे पर चीखने के एक्सप्रेशन थे। कब? बस यही मैं पूछ पाई। आज, माइकल ने कहा। स्कूल के बाद। मैंने उसे घूरा। माइकल, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? नहीं। उसने अपना सिर टेढ़ा किया जैसे मैंने कोई बेवकूफ़ी भरा सवाल पूछा हो। ये बस वही है जो होगा। जब तक कि आप उससे पहले चली ना जाएं, आपको उससे पहले चले जाना चाहिए। मैंने तुरंत इसकी रिपोर्ट की, सीधे प्रिंसिपल ऑफिस गई और स्कूल रिसोर्स ऑफिसर को बुलाया। उसकी माँ को भी फ़ोन किया। एक बड़ी मीटिंग हुई। माइकल पूरे समय एकदम शांत बैठा रहा। कभी कभार अपनी माँ द्वारा दिए गए कागज पर ड्राइंग बनाता रहा। स्कूल रिसोर्स ऑफिसर ने सारी ड्राइंग्स देखी, वो भी जो मैंने डॉक्यूमेंट की थी और वो भी जो मैंने अभी लाकर रखी थी। उन्होंने कहा कि उनमें सच में कुछ भी धमकी भरा नहीं था, कुछ भी नहीं जो दूसरों के खिलाफ वायलेंस का संकेत दे। ये डरावना था, हाँ, पर ऐसा नहीं जिस पर कार्रवाई की जा सके। हालांकि उसकी माँ इससे हिल गई थी, इतना घबराई हुई जितनी मैंने उन्हें कभी नहीं देखा था। वो मेरी और मेरे पीछे उस चीज़ की ड्राइंग को देखते रहे और उनके हाथ कांप रहे थे। हम ट्रांसफ़र लेंगे, उन्होंने अचानक कहा। हम आज ही अभी मेडिसन एलिमेंट्री में ट्रांसफ़र लेंगे। ये तो बहुत ज़्यादा होगा, सब्स्टिट्यूट प्रिंसिपल ने बोलना शुरू किया। नहीं, उन्होंने बात काट दी। हम अभी जा रहे हैं। उन्होंने माइकल का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर खड़ा किया। जाओ, अपना सामान रखने की जगह से अपनी चीज़ें ले आओ। जैसे ही उसकी माँ उसे खींचकर बाहर ले जा रही थी, माइकल ने पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा। आखिरी चीज़ जो उसने मुझे कही जैसे उसे खींचा जा रहा था वो थी, याद रखना, उससे पहले चले जाना। इसी तरह से बस वो चले गए। उसकी माँ ने उसी दोपहर उसे स्कूल से निकलवा लिया और मैंने फिर उसे कभी नहीं देखा। मैंने उसकी सलाह मान ली। मैं उस दिन स्कूल के बाद नहीं रुकी। मैं बाकी सबके साथ 3 बजे घर चली गई और अगले दिन एहतियात के तौर पर फ़ोन करके छुट्टी ले ली। मैं अपने अपार्टमेंट में रही, ये तय करने की कोशिश करती रही कि कहीं मुझे नर्वस ब्रेकडाउन तो नहीं हो रहा। जब मैं स्कूल वापस आई तो मैंने अपनी क्लासरूम साफ की। मुझे माइकल की और भी ड्राइंग्स उसकी डेस्क में भरी हुई मिली थी, चीज़ें जो मैंने पहले नहीं देखी थी। घर में आग लगने की तस्वीर थी, एक कुत्ता आंगन में बेजान पड़ा था, एक कमरा जो लोगों से भरा था और वो सभी फ्रेम से बाहर किसी चीज़ को देख रहे थे, लेकिन उनके चेहरे डरे हुए थे। मैंने उन्हें फेंक दिया एक एक करके। अगर ये सच्ची घटनाएं थी तो ये ऐसी चीज़ें थी जिनके बारे में हमें पता नहीं होना चाहिए था, ये जिन्हें नहीं देखना चाहिए था। लोगों को बस यही पता नहीं होना चाहिए कि क्या होने वाला है, बुरे चीज़ें भी नहीं। माइकल के जाने के बाद चीज़ें नॉर्मल हो गई। फिर भी मैं खुद को कभी शाम 5 बजे के बाद किसी भी वजह से रुकने के लिए मजबूर नहीं कर पाई, ना कॉपियों की जांच के लिए, न शाम के किसी इवेंट के लिए। बाकी टीचर्स को लगा कि मैंने एक बेहतर वर्क लाइफ बैलेंस बना लिया है। प्रिंसिपल ने बाउंड्रीज सेट करने के लिए मेरी तारीफ की। उन्हें असली वजह नहीं पता कि मैं कभी कभी अभी भी उस ड्राइंग के बारे में सपने देखती हूँ कि किसी दिन मैं पीछे मुड़कर देखूंगी कि माइकल ने मेरे पीछे क्या बनाया था। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि माइकल अब कहाँ होगा, वो क्या बना रहा होगा, वो किसे चेतावनी दे रहा होगा। अगर चेतावनी इसके लिए सही शब्द है तो। द 3 सेकंड रूल फ्रॉम जेक। ग्रेटर स्मोकी माउंटेन नेशनल पार्क में बैक कंट्री रेंजर की नौकरी करना मेरा सपना रहा था। मुझे पता है मेरे पिता को मुझ पर बहुत गर्व होता। वो 2018 में गुजर गए थे, पर सच कहूँ तो मैं यहाँ उन्हीं की वजह से हूँ। मुझे याद है बचपन में वो मुझे ईस्ट टेनेसी के हर कोने में, हर पहाड़ियों पर घसीटते थे। वो मुझे हिरनों को ट्रैक करना सिखाते थे, मौसम का अंदाज़ा लगाना सिखाते थे, यहाँ तक कि खाने लायक पौधों के बारे में भी बताते थे। और हाँ, उनका सिखाने का तरीका जरा भी नरम नहीं था। नवंबर में सुबह 4 बजे उठकर डियर स्टैंड पर बैठना पड़ता था। जब मैं मुश्किल से 10 साल का था तब भी 12 मील की हाइक पर पूरा पैक ले जाना होता था।
अपनी पकड़ी हुई मछलियां भी खुद साफ करनी पड़ती थी, भले ही मुझे कितना ही अजीब लग रहा हो। नेचर को तुम्हारे कंफर्ट की कोई परवाह नहीं है, या तो तुम इसकी रिस्पेक्ट करो, नहीं तो ये तुम्हें खुद सिखा देगा। उस वक्त तो मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था, और आज मुझे इसी लाइफस्टाइल के पैसे मिलते हैं। हाँ, बस एक फ़र्क है, अब मुझे नाश्ते में ठंडे वियना सॉसेज नहीं खाने पड़ते, जैसे मेरे पिता कहते थे कि असली आउटडोर मैन ऐसा ही करते हैं। मेरी ड्यूटी ज़्यादातर बैक कंट्री एरिया में रहती है, परमिट चेक करना, ट्रेल ठीक करना और कभी कभार सर्च एंड रेस्क्यू भी। अब जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो 2019 की बात है। मैं ये कहानी इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अब काफ़ी टाइम हो चुका है। अजीबोगरीब घटनाओं की जो रिपोर्ट आ रही थी वो भी अब बंद हो चुकी है, तो अब शायद बताना सेफ है। ये सब उस साल अप्रैल के आखिर में शुरू हुआ। मैं माइल्स रिज शेल्टर में एक रूटीन चेक कर रहा था जब मेरी मुलाकात 2 हाइकर्स से हुई। एक 30-35 साल का कपल। उनके केयर से पता चल रहा था कि वो काफ़ी एक्सपीरियंस थे, पर वो दोनों थोड़े घबराए हुए लग रहे थे। वो लड़की बार बार अपने कंधे के ऊपर से पीछे मुड़कर देख रही थी, जबकि आदमी मुझसे बात कर रहा था। हाय रेंजर, एक अजीब सवाल है, क्या आपको कभी ऐसी रिपोर्ट मिली है कि मुझे नहीं पता कि बिना पागल लगे कैसे कहूँ, पर क्या कोई यहाँ आसपास ऑफ ट्रेल रहता है, मतलब ट्रेल से बहुत दूर? हाँ, कभी कभार, मैंने कहा। ज़्यादातर तो ऐसे हाइकर्स होते हैं जो रास्ता भटक जाते हैं। क्यों? तभी उस लड़की ने बात संभाली। कल शाम को हमने एक औरत को देखा था, लगभग 1 मील पीछे। वो बड़ी गिरी हुई ओक के पास वाले नाले की क्रॉसिंग पर थी। मैं उस जगह को जानता था, बहुत ही खूबसूरत एरिया है वो औरत बस वहाँ खड़ी थी। उसने आगे बताया, जंगल में ट्रेल से करीब 30 फीट दूर थी। मैंने सोचा कोई दूसरी हाइकर होगी, पर उसने एक पुरानी सी, बहुत ही पुरानी और गहरे रंग की ड्रेस पहनी थी जो उसके घुटनों तक लंबी थी। मैंने सुझाव दिया, हो सकता है कोई हिस्टोरिकल रिएक्टिनेटर हो। हमारे पास कभी कभी ऐसे लोग आते हैं जो पुराने जमाने के हिसाब से फोटोग्राफ करते हैं। उस आदमी ने सिर हिलाया। हमें भी ऐसा ही लगा था, पर हम फिर रुककर उसे देखने लगे और फिर वो हमें घूरने लगी। वो हिली नहीं, उसने हाथ भी नहीं हिलाया, कुछ भी नहीं किया, बस घूर रही थी। और उसके चेहरे में क्या था? मैंने पूछा। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। पेड़ों और परछाइयों के बीच से देखना मुश्किल था, लड़की ने ध्यान से कहा, पर उसके चेहरे के साथ कुछ तो गड़बड़ी थी। शायद वो बहुत ज्यादा पेल थी या कुछ और, मुझे नहीं पता। खैर, उसके बाद हम वहां से चले गए, उस आदमी ने जोड़ा। पर मैंने कुछ सेकंड बाद पीछे मुड़कर देखा तो वो आगे बढ़ चुकी थी, लगभग 20 फुट का कवर कर चुकी थी बिना कोई आवाज किए, और अभी भी पहले की तरह खड़ी थी और घूर रही थी। और तभी हमने वहां से भागने का फैसला किया। मैंने उनकी सारी इन्फॉर्मेशन नोट कर ली और उन्हें बताया कि शायद कोई ऐसा है जो गैर कानूनी तरीके से कैंपिंग कर रहा है और वो नहीं चाहता कि उससे कोई बातचीत करे या उसे कोई ढूंढे। पर इसके बाद अगले 2 हफ्तों में मुझे ऐसी ही 3 और रिपोर्ट्स मिली। सबने एक पुरानी गहरे रंग की ड्रेस में एक औरत का जिक्र किया। वो ट्रेल से दूर एकदम शांत खड़ी रहती थी और घूरती थी। जिस रिपोर्ट ने सच में मेरा ध्यान खींचा वो एक स्काउट लीडर से आई थी। वो अपने लड़कों के ग्रुप के साथ स्पेंसफील्ड के पास कैंपिंग कर रहा था। वो आदमी सच में बहुत समझदार था। वो एक पूर्व सैनिक था। मुझे पता है ये सुनने में कैसा लगेगा, उसने मुझसे कहा, पर मैं 15 सालों से ट्रूप्स को यहाँ ला रहा हूँ और मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। उसने बताया कि उसके एक लड़की ने सबसे पहले उसे देखा। उनके कैंप साइट से करीब 50 यार्ड दूर पेड़ों के बीच खड़ी थी। जब स्काउट लीडर ने देखा तो वो सचमुच वहाँ थी, एक लंबी औरत गहरे रंग की ड्रेस में, बिल्कुल बेजान। उसने उसे आवाज देकर पूछा कि क्या उसे मदद चाहिए, पर कोई जवाब नहीं मिला। मैं उसकी तरफ चलने लगा। उसने बताया, शायद 10 फीट ही गया होऊंगा कि मैं रुक गया। उस सिचुएशन के बारे में कुछ तो बहुत बुरा लग रहा था, बहुत ही गलत। ऐसा लगा जैसे मेरी हर इंस्टिंक्ट कह रही हो कि और करीब मत जाओ, पागलपन लगता है ना? उसने क्या किया? मैंने पूछा। कुछ नहीं, बस घूरती रही। पर मेरा एक लड़का वो गिन रहा था।
बच्चे सब कुछ गिनते हैं, कभी कभी ये उनकी घबराहट की आदत होती है। वो बोला, मिस डेविडसन, वो 3 सेकंड से हमें घूर रही है। ठीक जैसे ही उसने 3 कहा, उसने मेरी तरफ देखकर स्माइल किया और वो कोई नॉर्मल स्माइल नहीं थे। फिर उसने एक कदम पीछे लिया और बस गायब हो गई। मैंने पल के झपके, कसम से वो वहां नहीं थे। सबसे अजीब बात इसके बाद हुई, जिसे बच्चे ने गिना था उसके साथ उसी रात और अगले दिन 3 अलग अलग घटनाएं हुई। उसने बताया कि रात 2 बजे के आसपास किसी ने उसके टेंट को पकड़ा और जोर से हिलाया, पर किसी और ने कुछ नहीं देखा। दूसरी बार उसने कसम खाई कि उसने सुबह के वक्त कैंप के किनारे पर उस औरत को खड़ी देखा, पर जब दूसरों ने देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। और तीसरी बार हाइक के दौरान ठीक उसके ऊपर एक डाल टूटकर गिर गई थे। अगर स्काउट मास्टर उसे खींचकर रास्ते से नहीं हटाते तो वो बेहोश हो जाता। इन 3 घटनाओं के बाद उस बच्चे के साथ कुछ और नहीं हुआ, पर उसके बाद उसने कैंपिंग करना छोड़ दिया। मई के मध्य तक मेरे पास ऐसी लगभग 1 दर्जन रिपोर्ट्स हो गई थी। हाइकर्स के बीच कहानियां फैल रही थी, लोग उसे काउंटडाउन विच कहने लगे थे। ट्रेल गॉसिप के हिसाब से रूल सिंपल था, अगर वो तुम्हें घूर रही है और तुम 3 सेकंड बाद भी वहां खड़े हो, वहां से हटने की कोशिश भी नहीं कर रहे, तो तुम मार्क हो जाते हो। 24 घंटे में 3 डरावनी घटनाएं होती हैं। कुछ लोगों ने कहा कि अगर तुम तीसरी घटना के बाद जंगल से नहीं निकलते तो शायद तुम हमेशा के लिए गायब हो जाओगे। मुझे लगा ये सब बकवास है, मास हिस्टीरिया है, एक वायरल रूमर है या कोई इलेबोरेटेड प्रैंक कर रहा है। पर मैंने अपने बैक कंट्री राउंड के दौरान ध्यान देना शुरू कर दिया। गैर कानूनी कैंपिंग के निशान, कॉस्ट्यूम के टुकड़े, कुछ भी जो इसे समझा सके, उन चीजों को मैं ढूंढने लगा। मई के अंत तक मैं मॉलीज रिज और रसेल फील्ड के बीच के स्ट्रेच पर हाइक कर रहा था। पिछले हफ्ते के तूफानों से हुए नुकसान की जांच कर रहा था। देर शाम हो रही थी। मैं रसेल फील्ड से लगभग 2 मील दूर था जब मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने जंगल में इतना टाइम बिताया है कि मैं जान जाता हूँ कि कुछ तो गड़बड़ है। तुमने हमेशा सुना होगा कि चीजें अजीब तरह से शांत हो जाती हैं, और ये कुछ हद तक सच भी है। तुम्हें याद रखना होता है कि जंगल में जीव भी तुम्हारे साथ हैं। वो भी डरते हैं और उनकी रिएक्शंस आमतौर पर भागना और या छिप जाना होता है। और उस वक्त मुझे बस अपने पैरों की आहट और अपनी सांसें सुनाई दे रही थी। एक पॉइंट पर मैं रुका, मेरे हाथ अपने आप मेरी बेल्ट पर लगे पेयर स्प्रे पर चले गए। मैंने पेड़ों की लाइन को स्कैन किया और तभी मैंने उसे देखा। ट्रेल से करीब 40 फीट दूर 2 विशाल हेलमार्क के बीच खड़ी थी, वैसे ही गहरे रंग की ड्रेस में जिसका सबने जिक्र किया था। उसके लंबे काले बाल थे जो मेरे चेहरे पर महसूस हो रही हवा के बावजूद हिल नहीं रहे थे। और हाँ, वो सीधे मुझे घूर रही थी। मेरा पहला ख्याल था उसे आवाज़ देना और अपनी रेंजर वाली चीज़ें करना, पर शब्द मेरे गले में ही अटक गए। वो जिस तरह से शांत खड़ी थी उसमें कुछ तो बहुत ही ज़्यादा गलत था। लोग ऐसे खड़े नहीं होते, चाहे वो पूरी तरह से बेजान रहने की कोशिश ही क्यों ना करे। इंसान माइक्रो मूवमेंट्स करते हैं, पर उसने कोई भी माइक्रो मूवमेंट नहीं किए। उसके चेहरे का डिस्क्रिप्शन देना मुश्किल है, इंसान जैसा, पर पूरी तरह से इंसानी नहीं, कम से कम अब तो नहीं। कल्पना करो कि कोई एलियन आर्टिस्ट ये ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हो कि इंसान कैसे दिख सकते हैं। उसकी आंखें बहुत ज़्यादा दूर थी और उसका मुंह थोड़ा ज़्यादा चौड़ा था, और उसकी त्वचा ऐसे लग रही थी जैसे मोमबत्ती की मोम जैसे पिघली हुई हो। मुझे तुरंत वहाँ से चले जाना चाहिए था। कोई भी समझदार इंसान यही करता, पर मुझे जानना था कि ये क्या है। मैं वहीं खड़ा रहा और पलटकर उसे घूरने लगा। 1 सेकंड उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ने लगे। 2 सेकंड मुस्कान इतनी फैल गई जितना संभव नहीं होना चाहिए। 3 सेकंड उसने अपना सिर ऐसे कोण पर झुकाया कि मेरे पेट में सब कुछ जमीन पर निकालने का मन करने लगा। फिर उसने एक कदम पीछे लिया और गायब हो गई। चलकर नहीं गई, बस गायब हो गई, ठीक वैसे ही जैसे उस आदमी ने बताया था। मैं शायद 1 और मिनट वहां खड़ा रहा। मैंने अपनी आंखें मली, कई बार ब्लिंक किया। क्या मैंने सही देखा? मैंने सोचा। वो कहीं नहीं मिली। थोड़ी देर बाद मैं रसेल फील्ड की ओर बढ़ता रहा था,
पर पूरे रास्ते में बार बार पीछे मुड़कर देखता रहा। उस रात मैं रसल फील्ड शेल्टर में अपनी लॉगिंग बुक अपडेट कर रहा था जब पहली घटना हुई। मुझे बाहर कुछ हिलने की आवाज़ आई, कुछ बड़ा। मैंने अपनी फ्लैशलाइट पकड़ी और जांच करने गया। बीम ने क्लियरिंग के किनारे पर कुछ पकड़ा। वही औरत फिर से पहले की तरह एकदम स्थिर, पर इस बार वहां करीब थी, ज़्यादा से ज़्यादा 20 फीट दूर। मैंने पलक झपकी और वो गायब हो गई। पर जिस घास पर वो खड़ी थी उस पर 2 साफ साफ पैरों के निशान दबे हुए थे। मैं सोया नहीं, मैं इतना डरा हुआ था कि सो ही नहीं पाया। मैंने अपनी पीठ शेल्टर की दीवार से लगाकर बैठा रहा और फ्लैशलाइट को पास रखा, अंधेरे को देखते रहा। और उस रात और कुछ नहीं हुआ। दूसरी घटना अगली दोपहर को हुई। मैं कैट्स कोव की तरफ लौट रहा था और अच्छी रफ्तार में था। तभी मुझे अपनी ऊपरी टहनियाँ टूटने की आवाज़ आने लगी। मैंने ऊपर देखा और ठीक वक्त पर देखा कि एक बड़ी सूखी डाली सीधे मेरी तरफ गिर रही थी। मैं साइड में कूदा और वो ठीक उसी जगह पर जोर से गिरी जहां मैं खड़ा था। ये एक बड़ी डाली थी, ये मुझे मार सकती थी या कम से कम कई हड्डियां तोड़ सकती थी। जब मैंने इसे देखा कि वो कहां से टूटी तो ब्रेक एकदम साफ था, बहुत ज़्यादा साफ। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने इसे चेनसॉ से काटा हो। इसके बाद मैंने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। उस कर्ज की 24 घंटे की विंडो में मेरे पास शायद 6 घंटे बचे थे। बस एक और घटना से गुजरना था, है ना? यह सूरज के डूबने के वक्त हुआ। मैं लगभग कैट्स कोव रोड तक पहुंच चुका था। दूर से मुझे अपना ट्रक दिखाई दे रहा था। तभी ट्रेल बस खत्म हो गई। मेरा मतलब है मैं उस ट्रेल को अपने घर के बैकयार्ड की तरह अच्छे से जानता हूँ। मैंने सैकड़ों बार इस पर हाइक की है, पर अचानक मेरे सामने रोटोडेंड्रॉन की एक दीवार थी, इतनी घनी कि मैं आर पार नहीं देख सकता था। मैं वापस जाने के लिए पलटा और जम गया। वो मेरे ठीक पीछे खड़ी थी, इतना करीब कि मुझे उसके घिनौने बालों की बदबू आ रही थी, जैसे गीली और सड़ी हुई मिट्टी की जैसी। उसका चेहरा मेरे चेहरे से इंचों दूर था। वही ज़रूरत से ज़्यादा चौड़ी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल रही थी, जो लगातार हल्की सी बदल रही थी, जैसे उसके चेहरे का हर सेंटीमीटर डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि उसे कहाँ रहना है। 3, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज़ एक पेड़ से गुजरती हवा जैसी लग रही थी। फिर वो चली गई और ट्रेल फिर से नॉर्मल हो गया। मेरा ट्रैक अभी भी आगे दिखाई दे रहा था। मैं बाकी का रास्ता भागा। मैं तब तक नहीं रुका जब तक मैं अंदर जाकर दरवाज़ा बंद नहीं किया। बस यही था, 24 घंटे में 3 घटनाएं, ठीक जैसा कहानी में था। मुझे इस घटना के बाद और रिपोर्ट्स की उम्मीद थी, पर ऐसा नहीं हुआ। वे पूरी तरह से रुक गई। उस बाकी की गर्मियों या पतझड़ या अगले साल एक भी बार उसे देखने की घटना नहीं हुई। और अब काउंटिंग विच बस ट्रेल फोकलोर का एक और हिस्सा बन गई है। ज़्यादातर लोग भूल चुके हैं। मेरा मतलब है, अगर तुम एक एविड हाइकर हो जो इसे सुने या पढ़ रहा है, तो तुमने शायद इसके बारे में कभी नहीं सुना होगा। इसीलिए मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि लोग अब उसे नहीं देखते। मेरे पिता हमेशा कहते थे कि नेचर सम्मान मांगती है, और उनका मतलब आमतौर पर मौसम, जंगली जीवों, इलाके जैसी प्रैक्टिकल चीज़ों से होता था। पर मुझे लगता है कि मैं अब उस लिस्ट में कुछ और जोड़ रहा हूँ, और वो है पैरानॉर्मल। मेरा ख्याल है वो चीज़ें जो असली नहीं मानी जाती पर सच में होती हैं। तो दोस्तों, आपका इन स्टोरीज़ के बारे में क्या कहना है? अगर आपको ये स्टोरीज पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और इसी जैसी और स्टोरीज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही सच्ची घटनाओं के साथ अगली वीडियो में।